अगर देश में व्यवसाय की बात करें तो सबसे बड़ा व्यवसाय क्या है, कौन सबसे बड़े व्यवसायी हैं, इस बारे में अगर पूछा जाए तो सब एक बात कहेंगे। अडानी, अंबानी, टाटा, किर्लोस्कर, जिंदल, शिव नाडार, दिलीप संघवी, साइरस पूनावाला, बिरला, दमानी, लक्ष्मी मित्तल, प्रेम अजीम, कोटक महिंद्रा, इन सबको भूल जाइए। ये वर्षों की मेहनत से अपना पैसा लगा करके, अपना पूरा तन मन धन झोंक करके ये व्यवसायी बने हैं। लेकिन इनसे भी बड़ा व्यवसाय एक और है। ऐसे ही अगर मैं कुटीर उद्योग की बात करूं, छोटे उद्योग, तो आप फिर वो बात करेंगे कि साहब एसएमई है, जो है स्टार्टअप है, जो हजारों स्टार्टअप है और जो दिन रात काम करने पर लगे, जिनमें से कई आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे हैं। आप इनको भी भूल जाइए। मैं आपको इन सब से अलग एक और व्यवसाय और कुटीर उद्योग दोनों की बात कर रहा हूं। नमस्कार, शोमर कुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों से निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर व्यक्त करें कि मैं आगे क्या कहने जा रहा हूं, उस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करेगा। धन्यवाद। तो अब आपका प्रश्न जो है उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा और आपसे इसका उत्तर जानने की भी कोशिश करूंगा कि कौन है। तो जान लीजिएगा, सबसे बड़ा व्यवसाय जिसमें पूंजी लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा खानदानी वो होना चाहिए। अगर खानदानी नहीं भी तब भी आपके अंदर इतना कौशल होना चाहिए कि आप जो है ऐसा व्यवसाय स्थापित कर सके जो कि आपके आगे आने वाली 7 पीढ़ियों को भी उसका फायदा मिले। तो व्यवसाय है राजनीति। आप सोचिए कि राजनीति कैसे व्यवसाय हो गया। आप बताइए, राहुल गांधी महीने में 4 बार विदेश यात्रा करने जाता है। क्या है राहुल गांधी? एक सांसद है, लेकिन वो जो है इसी व्यवसाय की वजह से है। ये जो तेजस्वी यादव है, अभी 2 दिन पहले उसने खुद कहा कि मेरा क्या है, मैं तो चपरासी क्वार्टर्स में पैदा हुआ। सच कहा उसने, लेकिन आज वो अरबों खरबों का मालिक है। ये जो अखिलेश यादव है, उनके पिता मुलायम सिंह यादव क्या थे? एक साधारण टीचर थे, एक साधारण अध्यापक थे। आज वो जो है अरबों के मालिक है। कभी आप अगर उनका भवन देखें, जो इसका निवास है, व्हाइट हाउस लगता है। हमने देखा नहीं व्हाइट हाउस, लेकिन जो सुना है व्हाइट हाउस का मतलब व्हाइट हाउस, तो वो भी बिल्कुल उसी तरह ताजमहल या व्हाइट हाउस इस टाइप का। ये शरद पवार है, वो कोई खानदानी वो नहीं है, व्यवसायी नहीं है, लेकिन आज उनका साम्राज्य सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो मैं कह रहा हूं कि असली उद्योग राजनीति है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, आपको जो है कौशल दिखाना पड़ता है, अरे कौशल वही दिखाता है। अब मैं बात करता हूँ कौन सा लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, जो सबसे ज्यादा फलता फूलता है। तो मैं बताता हूं, वो है एनजीओ या जो इंट्रोडक्चर है, जो तिगड़े में कर देते हैं हर समय। आपने कश्मीर फाइल में एक डायलॉग सुना होगा, बड़ा फेमस डायलॉग है कि सरकार उनकी उनकी है, क्या फर्क पड़ता, सिस्टम तो हमारा है। तो ये वही लोग हैं। पर आज मैं ऐसे में उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं, सारे एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात सिर्फ एक घटना कर रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा 2-3 दिन पहले ही 171 बुद्धिजीवी, भगवान जाने बुद्धिजीवी, ये स्वघोषित बुद्धिजीवी होते हैं, बस तिकड़म होनी चाहिए। तू मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाऊंगा। मैं तुझे बुद्धिजीवी बोलूंगा, तू मुझे बुद्धिजीवी बोले। मैं तुझे राष्ट्रीय बोलूंगा, तू मुझे जो है सबसे बड़ा क्रिटिक बता। इस ढंग से सब चलता है। तो क्या उन्होंने क्या किया, 171 वो, जिसमें से 60-61 वो जो है भारत के हैं और 56 जो है पाकिस्तानी नागरिक है। इन्होंने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कि दोनों देश जो है वार्ता करें, सब मिलके आए, सब एक साथ आए, दोनों देश जो है शांति स्थापित करें, इसको डिमिलिटराइज करें जम्मू और कश्मीर को। इस ढंग से जो है ये लेटर लिखा। तो ये क्या है, ये जो बुद्धिजीवी है, ये समय समय पर वो करते रहते हैं, क्योंकि सिस्टम इनका है। इनके सिस्टम के बगैर चलना, वो ये सोचते हैं कि चलना मुश्किल है। लेकिन ये बात जो है बहुत पुरानी थी। इसमें से एक महबूबा मुफ्ती है, तो उन्होंने बड़ा ज्ञान बखेर दिया कि देखिए साहब, भारत जो है इसमें इनिशिएटिव ले
और चीन और पाकिस्तान से भी इससे सहयोग हो जाएगा और साउथ एशिया का सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। अब भारत जो है जम्मू कश्मीर में निवेश करे और पाकिस्तान के साथ सड़कें खोले, उनके साथ व्यवसाय करे और डिमिलिटराइज करे, माने सेना को हटाए, यानी सेना को हटाए। ये इनकी उसमें है। भारत तरफ से कौन कौन से हैं? एक तो वही है फारूक अब्दुल्ला, जिनके पिता शेख अब्दुल्ला थे, जिनके बेटा उमर अब्दुल्ला बीबी जो है मुख्यमंत्री हैं, ये भी मुख्यमंत्री रहे और दादा भी मुख्यमंत्री रहे। ये दूसरी है मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, जो मुख्यमंत्री भी रही है वहां की, और जो एक मुफ्ती थे उनके बेटी है। अब इनकी बेटी भी एक और राजनीति में आ रही है। एक दुल्लत थे, ये जो है रॉ के वो रहे, पहले कश्मीर के इंचार्ज थे, अब वो रॉ के बीच में वो रहे। तो ये भी जो है इनकी खूबी क्या थी कि इन्होंने एक वो लिखी, पुस्तक लिखी। किससे मिलकर लिखी? ISI के चीफ के साथ मिलकर के एक, दोनों को ऑथर थे और एक किताब लिखी। इनकी इंटेग्रिटी देख लीजिएगा। एक हमारा वो है, वो झा, मनोज झा, प्रोफेसर मनोज झा, RJD का, उसने भी साहब लिखी, शांति स्थापित करे। अरे यार, तुमने अपने बिहार में तो देखते जब तुम सत्ता में थे क्या अराजकता थी, लेकिन आज ये सब बने हुए हैं, शांति के दूत बने हुए। ऐसे कई ऐसे जो है लोग हैं, जो ये इसी टाइप के लोग जो है, जिनकी दुकान ही ऐसे चलती है, NGO पे चलती है। और इनका वो जो है, एक वो है, इसका कोऑर्डिनेटर है एक OP शाह। वैसे तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन इनकी ये खुरापाती पूरे हैं। ये सब जो है, एक हम शांति वार्ता वो करेंगे, एक पुल बनाएंगे 1991 से लेकर के। आप ये देखिएगा कि शांति वार्ता में वो भारत से क्या चाहते हैं। भारत तो नहीं भेज रहा अपने आतंकियों को वहां पर। अगर कोई शिकार है, मैं तो कहता इन लोगों को शर्म नहीं आती कि हमारे लोग, कितने लोग इस आतंकवाद के शिकार बने जो पाकिस्तान के होते हैं, जो पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं, पहलगाम में हमारे 22 लोग मारे गए। तो कैसे आने जाने का वो करो, सड़कें खोल दो, व्यापार करो, इस ढंग से जो है। और क्या साहब, इससे चीन से भी अच्छे संबंध बना। भाई हमने कब चीन से वो क्या, आज की बात नहीं है, 1962 से लेकर के आज तक जो है चीन ने कभी, चलो आपने मोदी को वो कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, आपने इसको बेकार आदमी है, ठीक है, मान लिया हमने। तुमने कौन सा कर दिया? तुम्हारे इतने प्रधानमंत्री 70 साल हो गए, 70-80 साल हो गए भारत को आजाद हुए, क्यों नहीं ये जम्मू कश्मीर वाली आज तक वो नहीं हुई समस्या जो आप कहना चाह रहे, क्यों नहीं आपने आज तक किया? और वार्ता रोज होती है। एक गैंग है अमन की आशा। किसका अमन? तुम्हारे तो चबन में ही जो है जहर हो रखा है, बोया हुआ है। इस उससे जहर में जो है ऐसे फूल खिलते हैं, जहरीले फूल खिलते हैं। आप सोचते कि पाकिस्तान कभी वो करेगा? कितनी लड़ाइयां लड़ी उसने हमारे साथ, हमने तो कभी नहीं किया। जो भी लड़ाई करी उस पाकिस्तान ने शुरू करी। तो उसको बोलो भाई हमसे क्यों बोल रहे हो? दो हमारा जो ऑक्युपाइड कश्मीर दे दो, जो उन्होंने कब्जा कर रखा। हमें कश्मीर से उतना नहीं जितना हमारा रास्ता सेंट्रल एशिया का बन जाएगा, जो स्वाद भेदी है ये सब मिल जाएगा, और हमें किसी की जरूरत है, न किसी चीन की न पाकिस्तान की। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं उसके पीछे असली कारण क्या है। ये सारे जितने भी NGO है, कोई सोरस के उसमें पलता है, ये सब कुटीर उद्योग है। कोई अमेरिकन जो कई एजेंसी ऐसी जो भारत को स्थिर नहीं देखना चाहती, तो इन लोगों को इन कुटीर उद्योग को फाइनेंस करती है। जैसे अभी जो है बड़े हो रखे हो अमेरिकन, बड़े भारत में नाराज हो रखे के साथ इन्होंने ये जो विदेशी सहायता आती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्यों बनाया? उसमें तो सीधी सी बात ही भाई, ठीक है, जिस चीज के तुम्हारा पैसा आ रहा है, तुम भेज रहे हो, वो बताओ क्या है, वो हमें दे दो, वो हम उसकी जांच करते रहेंगे और हमारी निगरानी में होगा। ये नहीं कि तुम उसका और उपयोग करो। सारा पैसा जो तुम जो आतंकवादियों पे कभी उनके केस लड़ो। इनमें ज्यादातर लोग वही हैं, कभी मानवाधिकार की बात करेंगे, कभी कुछ करेंगे। इसमें से कई लोग ऐसे जो आतंकी जब इनके खिलाफ केस चलते तो सुप्रीम कोर्ट में नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फंडिंग करते हैं। तो ये NGO का पैसा ऐसा आकर के ऐसे या धर्मांतरण में खर्च करते हैं। ये नहीं कि कोई समाज के वो करेंगे, भलाई करेंगे। इनका पैसा तो ये वही गैंग है, अमन की आशा। उनको क्या था पहले कि भाई ठीक है, यहाँ की सरकार भी उनको खिलाती पिलाती थी, बड़ा वो करते थे, इज्जत देते, तो वहां की सरकार भी उनको खिलाती पिलाती थी कि ठीक है भाई आ जाओ करके, हमने तो वो भेजने हैं।
अब कहते हैं साहब कि जो है डिमिलिटराइजेशन करो। आज पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी मिलिट्री इतनी सख्त है कि वहां से वो नहीं आ पा रहे हैं आतंकी। इनके मन की पीड़ा ये है कि वहां से आतंकी इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहे। वो जो मुफ्ती कह रही है साहब 370 हटाना जो है बड़ा अपराध था और इससे जो है लोगों के अंदर बेचैनी, सरकार चल रही है लेकिन वो नहीं है। आजादी नहीं, क्या आजादी? कश्मीरियों को मानने वाले जैसे आजादी चाहिए तुम्हें? इस सारे के सारे देशद्रोही है जितने भी है इसमें है। अब वो क्या है कि एक्चुअली क्या है, जो सच्चाई है कि ऑपरेशन सिंदूर ने देख से इनको पता चल गया, इनको भी चल गया, सबको पता चल गया कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत से होकर लड़ाई कर सके, लड़ाई जीत सके। धमकी कुछ भी दे दे, उसने तो यही कहा कि हम जीत गए थे, 71 की वार भी जीते, 65 की वार भी जीते। तो वो अपने लोगों को बेवकूफ बनाता, और बेवकूफ बनाने में क्या है, क्या है भाई? ये तो जिहाद जी, वो पढ़ते लिखते तो है नहीं। इनके तो सारा मदरसा उदरसा और ये किताब लेकर के वो वही समझते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि अब वो नहीं कर सकते हैं। अब भारत ने जो है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो सीधे बम वही डाला था जो इनके आतंकी अड्डे थे। तो इतना ये लोग डर गए कि ये भारत कहीं पर भी आक्रमण कर सकता था। तो ये नहीं चाहते कि जो आतंकवाद की नर्सरी है वो उधर जाए, भारत उसको खत्म कर दे। तो यही चाहते हैं कि भाई आतंक चलता रहेगा, हमारी भी दुकान चलती रहेगी, वो लोग आएंगे मरते रहेंगे, हमें तो कोई मारेगा नहीं क्योंकि हम तो अमन की आशावादी हैं। कोई हमें नहीं कहेगा कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं। उनको पता है, आइडेंटिफाइड है वो लोग कि इनमें कुछ नहीं करना है। और दूसरा क्या है कि जब भारत और ये इनके रिलेशन, भारत और पाकिस्तान के रिलेशन खराब हो गए इनके आतंकवाद की वजह से, तो भारत ने व्यापार बंद कर दिया उनके साथ। अरे किस बात का व्यापार करो? और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जो जो संधि है, सिंधु जल संधि है, सिंधु नदी वाली जो है, भारत ने उसको स्थगित कर दिया। और जो इनको वो मिलता था, एडवांटेज मिलता था, वो बंद कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे। आतंकवाद और वार्ता दोनों एक साथ नहीं चल सकती। ये एक भारत की एक स्पष्ट पॉलिसी है। और आप सोचते हैं, कह रहे कि साहब वो इस समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति और सेना जो है दोनों एक ही पेज में, खाक एक पेज में। वो तो उसको चपराई से ज्यादा नहीं समझता शहबाज शरीफ को, जो मुनीर है। आपने मुनीर के भाषण सुने नहीं है? कितना वो जहर उगलता है हिंदुओं के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति कि हमारा अलग कौम है और खुदा ने हमें भेजा है और इनका ये वो सब उल्टा है। अरे भाई तुम, अच्छा चलो तुम करो, तुम उनको किसी उस पर वो ले आओ कि एक भी आतंकवादी नहीं आना चाहिए, और 5 साल तक आप ये इस बात में रखो कि एक भी आतंकवादी यहां नहीं घुसे। रोज तो देश के अंदर पकड़े जा रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत है, ये बड़ी पीड़ा है। क्योंकि जिस हिसाब से देश में जो है हमारे इस समय जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने बड़ा वो कर रखा है, पूरी अपनी इंटेलिजेंस लगा रही है। हर दिन 4-5, 6-6, 8-8 लोग। ये स्थिति इन्होंने कभी नहीं देखी थी। ये तो मजे करते थे, जो मरते मरते रहे। अरे जिन्होंने कश्मीर का जिनोसाइड को वो नहीं किया, एक्नोलॉज नहीं किया, इनसे आप उम्मीद कर रहे हैं? तो ये सारे कारण ये है कि वहां पे जो है भारत इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, कोरोना भारत ने झेला, ये अभी जो ये संकट हॉर्मुज वाला जो तेल का संकट है, ये भारत ने झेला। जो ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत बर्बाद हो जाएगा, राहुल गांधी जैसे लोग इस उम्मीद में बैठे कब भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, सुनामी आ जाएगी। अब इनको लग रहा है कि हमारा तो भविष्य चौपट हो गया कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर भारत आगे बढ़ रहा है तो ये बहुत वो है, हमारे भविष्य के लिए बहुत गलत है। मतलब हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखिएगा, ये इनकी नौटंकी चलती रहेगी और आप इस पर नजर रखिएगा। पुनः निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर दें।